नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग अपने संविधान की जो यानी पॉलिटी की जो क्लास तीसरे में पढ़ेंगे बच्चा। संविधान सभा के जो कुछ आलोचनाएं हुई थी और हमारे संविधान की कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं खासियत है जो हमें विश्व में प्रख्यात करता है, जो हमारा संविधान को प्रख्यात करता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। यानी अच्छाइयाँ भी संविधान की जो है वो तो जाननी ही जाने, लेकिन कुछ आलोचक ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इस संविधान की आलोचनाएं की थी। कई सारी बातें थी जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, और ये वाले वो पॉइंट होंगे बच्चा जब आप मेंस आंसर राइटिंग में लिखेंगे। देखो, ये वाला जो टॉपिक आज का होने वाला है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं, सबके लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए है जो आरओ का मेंस देना चाहते हैं, मतलब जो मेंस देना चाहते हैं जहां पे लिखने की प्रैक्टिस है, थोड़ा टफ पेपर आता है, उनके लिए तो ये वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि वो जो पहले के दो टॉपिक थे, नो डाउट वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो तो आप मेंस तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। उसको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ये वाले जो पॉइंट होंगे बच्चा, ये जो 6 पॉइंट बताने जा रहे हैं, आलोचनाएं, उसके बाद जो खासियत होंगी, इस सब के बारे में जो चर्चा करेंगे, तो बच्चा इन सब चीजों को आप एक इंडेक्स के रूप में, एक सूची के रूप में बनाते चलो, एक नोट्स बनाते चलो। और उम्मीद करता हूं कि जब आप इस पर उस मुकाम पे पहुंचेंगे, जब आप मेंस लिखेंगे, तो ये पॉइंट जब लिख के आएंगे तो फिर उसके बाद बताना कि कैसा लगा। और अगर अच्छा लगे चैनल, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करो करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, इतना ना भूला करो। निसंकोच तुम लोग कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। कोई इसके लिए चार्जेस नहीं है, ठीक है। चलो आज देखते हैं बच्चे, जानेंगे संविधान सभा की आलोचना। यानी जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें कई सारे लोगों ने संविधान सभा की आलोचनाएं की, मतलब कई सारे लोगों ने कई सारी बातें बताई, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो पहली बात जो आलोचना है, हमें 6-7 बातें जो प्रमुख लगी उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो, जो ये पॉइंट होंगे जब आप लिखने, उसी के हिसाब से अपना मैनेजमेंट करते चलना। जहां पे ना समझ में, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप, चाहे जिस तरीके समस्या आपको समाधान हो जाए, ठीक है। चलो बच्चा, पहली बात क्या है, यह प्रतिनिधि निकाय नीति। यानी संविधान सभा की आलोचना में लोगों ने क्या बताया कि यह प्रतिनिधि निकाय नीति, मतलब प्रतिनिधि का मतलब समझ रहे हो, ये जो प्रतिनिधि थे इसके, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थे, ये सिर्फ एक लोगों का, एक समूह का निकाय था। प्रतिनिधि के निकाय का मतलब बच्चे सीधी सी बात कहो कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो सबको पता है अप्रत्यक्ष रूप से आए थे, यानी जनता के द्वारा चुनकर नहीं आए थे। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वोट करेंगे, वही इनके द्वारा चुना गया व्यक्ति आएगा। यानी जनता के द्वारा डायरेक्टली चुनकर संविधान सभा के सदस्य नहीं आए थे, ठीक है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से आए थे। तो इसको क्या बताया, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था, ये सिर्फ एक ऐसी कमेटी बना ली, उसी के द्वारा अपने लोगों को चुन लिया गया और उनके द्वारा बना के संविधान तैयार कर दिया गया। तो पहली आलोचना में क्या लिख सकते हैं, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। आप अपने आप से थोड़ा 2-3 लाइनें इससे लिख सकते हैं। मैंने बताया कि क्या क्या लिखना है, कि क्यों आलोचना हुई, क्या शब्द था। और पहली और दूसरी क्लास अगर आपने देखी थी, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी, उनके अध्यक्ष, तो नो डाउट इसको आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो पहला आप पॉइंट क्या लिखेंगे, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यानी यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्यों नहीं थी, आलोचनाओं में लिख सकते हैं। जैसे एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, संविधान की अपनी खासियत बताते हुए कुछ आलोचनाओं के बारे में वर्णन करें, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। तो आप खासियत तो बता दोगे बहुत सारी, ठीक है, लेकिन कुछ आलोचनाएं, जो चुनी हुई आलोचनाएं थी, उनके बारे में हमें पॉइंट टू पॉइंट रखना है, ताकि एग्जामिनर डायरेक्ट सीधा आंसर पढ़े और वो हमें चेक करके आगे बढ़ाए, ठीक है। तो चलो, एग्जामिनर को आकर्षित कर सकते। तो पहला समझ में है, यानी ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे जो सदस्य चुन के गए थे वो जनता के द्वारा नहीं चुन के गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। इसलिए इसकी आलोचना में क्या बताया गया कि संविधान सभा का जो गठन हुआ तो उसमें प्रतिनिधि निकाय नहीं थे, वो पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए था, ठीक है, समझ में। चलो, उसके बाद क्या बताया, संप्रभुत्व का अभाव। यानी संप्रभुत्व का अभाव का मतलब बच्चा सीधी सी बात, स्वतंत्रता का अभाव बताया जा रहा है। संप्रभुत्व का अभाव मतलब सीधी सी बात है, स्वतंत्रता का अभाव बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो देखो, आलोचकों ने ये भी कहा कि जो संविधान सभा है, ये भारत के द्वारा नहीं सोची गई थी, ये
अंग्रेजों के द्वारा कही गई बात थी, यानी अंग्रेज कैबिनेट मिशन से हमने स्वीकार किया था। देखो हमने इतिहास बताया, पहली ही क्लास में बताया था, संविधान सभा की गठन की बात कहाँ, संविधान सभा के गठन की बात कैबिनेट मिशन से, ठीक है। तो वही चीज बता रही है, संप्रभुत्व का अभाव था, यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे स्वतंत्रता का अभाव था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बताई गई बात को, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो बात कही गई उसका पालन किया भारत के लोगों ने। और इनफैक्ट यहाँ तक आलोचकों ने कहा कि संविधान का कोई सभा होने से पहले उन्हें अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती, यानी संविधान की जो सभा होने जा रही है, 10वां सत्र है, 11वां सत्र है, जो भी सत्र होने हैं, उसके पहले क्या अंग्रेजों से उनको क्या लेना पड़ता था बच्चा, अंग्रेजों से उनको क्या लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, यानी आज्ञा लेनी पड़ती थी। इसलिए क्या बताया, इसमें संप्रभुत्व का अभाव बताया। दूसरी बात क्या बताई, समय की बर्बादी। समय की बर्बादी क्या, देखो जैसे हमने देखा अमेरिका के संविधान था जो बच्चा 4 महीने में तैयार हो गया, ठीक। तो भारत संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में हो रहा, तो यानी कई आलोचकों ने क्या बताया कि समय की बर्बादी। और इनफैक्ट एक कांग्रेस के सदस्य ही थे, यानी संविधान सभा के, सॉरी कांग्रेस के नहीं थे, वो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने आलोचना करते हुए ही कहा कि जो प्रारूप समिति, जो बच्चा कौन सी समिति, यहां देखो ये जो प्रारूप समिति को क्या कहा, अपवाहन समिति। और ये महान व्यक्ति कौन थे, महान क्या कहेंगे अब इनको, महान ही कह ले, हमारी भाषा में समझ लो। तो कौन थे, निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने क्या बताया कि जो संविधान में इतना समय लगा, यानी समय की बर्बादी की बात, जो तीसरा पॉइंट है इसमें, जो प्रारूप समिति, संविधान की जो प्रारूप समिति, उनको इन्होंने क्या बताया, अपवाहन समिति बताया। क्या बताया, अपवाहन समिति बताया। यानी जो निजामुद्दीन ने, इन्होंने क्या बताया कि जो संविधान की जो प्रारूप समिति, उसको उन्होंने क्या बताया, अपवाहन समिति। क्यों बताया, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगा था, यानी संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसको पहले बन के BN राव तैयार किए, ठीक है। उसके बाद उसमें जांच बैठी, फिर उसके बाद 114 दिन तक इसकी जांच चली, ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो इसलिए क्या बताया, निजामुद्दीन अहमद ने क्या बताया, प्रारूप समिति को अपवाहन समिति बताई। तो समय की बर्बादी भी बताई। उसके बाद क्या बताया, कांग्रेस का विशेष प्रतिनिधित्व, यानी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। बच्चे देखो कांग्रेस का प्रभुत्व तो था, सीधी सी बात है, तुम भी देख लो, इसमें सबसे ज्यादा सीटें किसकी थी, कांग्रेस की थी, ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रभुत्व था। अब वो बात अलग है, उस समय देश में क्या ऐसे लोग नहीं थे, या थे तो उनको क्यों नहीं चुना गया। इसमें यह बताया कांग्रेस का विशेष प्रतिनिधित्व था, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व था। और कहीं ना कहीं तो था, आलोचकों ने ये जो बात कही है कहीं ना कहीं की, देखो इनमें वो सारी बातें ही हैं जिनकी बात सही है, कहीं ना संविधान सभा में था, लेकिन वो क्या था क्यों नहीं था, जिसको आपको एग्जामिनर डिटेल में नहीं बताना, क्योंकि क्यों बताना, आपसे ये पूछा नहीं है, आप पॉइंट वाइज चलते रहिए। तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था। तो चौथी बात आप कह सकते हैं कि हाँ कांग्रेस का प्रभुत्व था, या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अधिक था, ठीक है। उसके बाद क्या बात करें, पांचवी बात क्या, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभाव। तो नो डाउट कांग्रेस में वकीलों का, गांधी जी बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब लगभग सारे लोग बैरिस्टर ही तो थे, वहां पे वकील ही थे। और जो भी थे बच्चे कुछ राजनीतिज्ञ थे, बड़े बड़े नेता थे। तो यहाँ पर जो संविधान सभा थी, यहाँ पर कांग्रेस का भी विशेष प्रतिनिधित्व था, साथ ही साथ वकीलों और राजनीतिज्ञों का भी प्रतिनिधित्व था। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे जनता का निचला हिस्सा पहुंचा ही नहीं, जो तो इसीलिए क्या बताएगा, प्रतिनिधित्व निकाय नहीं था, यानी ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था। तो पहली वाली बात और लगभग पांचवी वाली बात को हम क्रॉस चेक कर लें तो दोनों हमें समझ में आ रहे हैं। देखो आपको वही पॉइंट लिखने जो आप क्रॉस चेक करें तो एकदम एग्जैक्ट सही हो। मतलब जब भी आप टॉपिक लेके बैठे, पॉइंट लिखें, पॉइंट पढ़े, इनमें से एक भी पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए डाउटफुल हो तो जरूर पूछना, ठीक है। उसके बाद क्या बताएगा, हिंदुओं का प्रभुत्व। नो डाउट इसमें भाई हिंदुओं का प्रभुत्व ही था। देखो हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदू हैं तो हम इसमें बढ़ावा दें, या हम मुस्लिम में बढ़ावा। मैं एक शिक्षक हूं, मेरे लिए पूरा भारत का देश एक है, पूरे भारत के नागरिक एक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो भी है मेरे लिए सब एक समान है। और इसमें पद पे जब हो जाता हूं तो मैं शिक्षक हूं, और ऐसे में किसी का बच्चा, भाई बहन, कुछ भी हो सकता हूं। तो वो नहीं, यहाँ पर हिंदुओं का प्रभुत्व था, और इसीलिए आलोचकों ने कहा हिंदुओं का प्रभुत्व क्या था। तो मोस्टली देखो आपको पता है कि जो मुस्लिम लीग थी उसमें कितने सदस्य थे, 73, उनमें से कुछ हिंदू थे, उसमें भी कुछ हिंदू थे। अच्छा नो डाउट हिंदुओं का प्रभुत्व, यानी कांग्रेस में भी थे क्या मुस्लिम थे, कई अन्य
जाति के थे, अन्य धर्म के थे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं विशेष कुल मिलाकर हिंदुओं की ज्यादा जनसंख्या थी, इसलिए क्या बताया, हिंदुओं का प्रभुत्व बताया गया। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने, यानी कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण बातें कही, उनके बारे में जानते हैं। ये पहली बात समझिए, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए व्यक्ति उन्हें आए थे संविधान सभा में, ठीक है। दूसरी बात, संप्रभुत्व का अभाव, बिल्कुल बात, क्योंकि ये संविधान सभा किसके द्वारा अपनाई गई थी, कैबिनेट मिशन के बाद अपनाई गई थी, ठीक है। समय की बर्बादी, 2 साल 11 माह 18 दिन, क्योंकि हमने आलोचकों ने क्या बताया कि संविधान जो बनके तैयार हुआ अमेरिका के 4 माह में तैयार हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व था, ठीक है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, बिल्कुल सही, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था ही था, ठीक है। और उसके बाद हिंदुओं का प्रभुत्व, वो भी सही था, ठीक है। अब कुछ 2-3 चीजें इनके भी जानने जाते हैं। एक लॉर्ड विस्काउंट थे, लॉर्ड विस्काउंट के बारे में आप सभी ने इतिहास में पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई उसमें देखो जाके 28 लेक्चर है, उनमें से मिल जाएगा, ठीक है। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा हिंदुओं का निकाय, यानी जो ये वाली बात है इसी को लॉर्ड विस्काउंट ने कहा, यानी लॉर्ड विस्काउंट ने कहा यह हिंदुओं का निकाय, ठीक है। उसके साथ साथ वेस्टर्न चर्चिल ने क्या कहा, इनका वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इनका पढ़ लो। वेस्टर्न चर्चिल ने क्या बताया, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय ने प्रभुत्व किया, जो वाली जो कांग्रेस का प्रभुत्व ने दिखा रहा है, ये वेस्टर्न चर्चिल ने कहा, यानी वेस्टर्न चर्चिल किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रभुत्व की बात को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा संविधान सभा की जो भारत के केवल एक बड़े समुदाय की बात कही ये थी, ठीक है। तो ये तो आलोचना थी, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम आगे देखते, चलिए आगे देखते, ठीक है। 2-4 और महत्वपूर्ण बातें जिनको हम आगे देखते, चलिए 2-4 और महत्वपूर्ण जो बातें बच्चा उनके बारे में देखते हैं। तो उनमें एक देखो, सबसे बड़ी बात क्या बताया बच्चा इन्होंने, उधार का संविधान, यानी जो हमारा संविधान है उधार का संविधान है। क्यों संविधान उधार का है, देखो सीधी सी बात है, जो हमारा संविधान बना है लगभग 60 देशों के संविधान का निरीक्षण करने के बाद उनकी खूबियों को लाए, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जहां से जापान हो, यानी ऐसे कई सारे देश थे जहां से हमने कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया, ठीक है। तो इसलिए क्या बताया, आलोचकों ने भी ये बात बताई कि संविधान कैसा उधार का संविधान है, क्योंकि 60 देशों का संविधान के पढ़ने के बाद इस संविधान का निर्माण किया गया। नो डाउट इस संविधान में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत चीजें हैं, और बिल्कुल हमने एक निर्णय ऐसा लिया, एक ऐसा संविधान सभा ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे संविधान का गठन किया कि एक आम नागरिक के लिए, एक आम नागरिक के लिए सफल जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो लेकिन आलोचकों ने क्या क्या कहा उनके बारे में हमें जानना ही पड़ेगा। तो क्या बताया, उधार का संविधान, यानी 60 देशों का निरीक्षण करने के बाद कई सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया, चाहे जापान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना, ब्रिटेन हो, कुछ ना कुछ तो लिया गया, ठीक है, ठीक है। तो कई सारे देशों से हमने कुछ ना कुछ अपनाया, इसलिए क्या बताया आलोचकों ने इसको क्या बताया, उधार का संविधान, ठीक है। उसके बाद अगला बात क्या बताया, 1935 एक्ट की कॉपी। तो बच्चा देखो 1935 एक्ट कॉपी का, ये जो 1935 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, जो बच्चा हमने पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में, उससे लगभग 60% इंच, देखो पहले क्या हुआ, पहले कांग्रेस ने इस 1935 के संविधान को क्या, एक्ट को क्या किया, विरोध किया। लेकिन जब खुद संविधान बना रहे हैं, यानी जो संविधान सभा, ये संविधान बनकर तैयार हुआ 2 साल 11 माह 18 दिन में, ये जो संविधान बनकर तैयार हुआ, इसमें क्या हो बच्चा, इसी से लगभग 60% कॉपी कर रहे, समझ रहे हो, जिसका पहले आपने विरोध किया आज उसी को कॉपी कर रहे हो। तो आलोचकों ने ये बात भी बताई कि क्या 1935 की कार्बन कॉपी ले ली है, ठीक, यानी 1935 के एक्ट का एकदम कार्बन कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद भारतीय विरोधी संविधान, एक हनुमथैया जी थे, हनुमथैया जी ने इसका विरोध करते हुए, आलोचकों ने इसका विरोध करते हुए इन्होंने क्या बताया, अभारतीय या भारतीय विरोधी है। अभारतीय या भारतीय विरोधी क्या है, ये इन्होंने अपनी भाषा में बताया कि हम चाहते थे जो भारत का संविधान हो उसमें हम वीणा या सितार की आवाज संगीत सुने, यानी जो भारत का संविधान है उसमें वीणा या सितार की संगीत सुने, लेकिन हम यहाँ तो इंग्लिश बैंड की आवाज सुन रहे हैं, इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। हनुमथैया जी ने कहा यह अभारतीय या भारतीय विरोधी। क्यों ऐसा कहा, कभी सोचा है, देखो क्यों कहा ऐसा, तो भैया ये भारतीय अभारतीय क्यों कहा, देखो भारतीय विरोधी क्यों कहा, देखो बच्चा ऐसा है
कि कई सारी चीजें थी जो हमने संविधान में, पहली लाइन होता है उदार संविधान, कई सारी चीजों को विदेशों से अपनाया, कई सारे देशों से लिया। इसीलिए इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे विदेशों का संगीत का मिश्रण हुआ, यानी विदेशों का संविधान हुआ, यह भारतीय हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, गांधीवाद से दूर। ये गांधीवाद से दूर जो बात है इसका मतलब क्या है, तो देखो भैया हनुमंतैया जी ने ही भी इसको कहा, यानी इसको भी इन्होंने कहा ये गांधीवाद से दूर क्या है, क्योंकि गांधी जी का बचपन से सपना था कि कोई भी संविधान बने जिसमें ग्राम सभा के बारे में बात हो, जिला परिषद के बारे में बात हो। ठीक है, जो 73वें 74वें द्वारा जोड़ा भी गया था ग्राम सभा और जिला परिषद। ठीक है, इनके बारे में विचार करते हुए संविधान बने। अच्छा, तुमको पता ही है गांधी जी संविधान सभा में शामिल थे नहीं, तो यानी गांधी जी के गांधीवाद से दूर संविधान, सीधी सी बात है, इनके बारे में विचार नहीं किया कि एक केंद्र स्तर पे संविधान बना, तो इसलिए भी आलोचना, यानी गांधीवाद से विचार से दूर था कि नहीं था। तुम भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संविधान में बहुत सारी जो आलोचना है उनको पढ़ना है, हमें पढ़ना है, आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना। ठीक है, तो बताओ दूर था कि नहीं था। ठीक बात, सीधी सी बात भाई, ये बात सही कह रहे हैं, यानी ग्राम सभा और जिला परिषद जो था संविधान सभा में, भाई बात तो सही है कि गांधीवाद से दूर था कि नहीं था संविधान। वो बात अलग है कि किसके वाद से था क्या नहीं था, वो तो बात अलग है, लेकिन गांधीवाद से दूर संविधान था कि नहीं था। ग्राम सभा की बात करते थे गांधी जी, जब गांधी जी सीधी सी बात करते, अगर भारत का विकास करना है तो गांव का विकास हो। अगर भारत का विकास आप सच्चाई में करना चाहते हो तो गांव का विकास करो, तब भारत का विकास होगा। ठीक है, ठीक है, गांव का विकास करो तब भारत विकास होगा। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चा क्या बताया, 11वीं बात क्या बताया, महाकाय आकार, यानी जो इसका आकार है बच्चा कैसा, विशाल आकार, इतना बड़ा संविधान, जटिल संविधान। ठीक है, विशाल आकार, तो क्या बताया बच्चा, महाकाय जो आकार है बच्चा, इसका मतलब क्या है, विशाल आकार। कैसा बच्चा, विशाल आकार। ठीक है, कैसा आकार, विशाल आकार, समझ में, यानी जो इसका आकार ही इतना बड़ा बना दिया, ये विशाल आकार कर दिए कि भाई इसको पढ़ने वाले लोग ही डर जाएंगे, कितना बड़ा संविधान है, क्या क्या है, और इसकी भाषाएं इतना खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि पूछो मत। ठीक है, इसलिए महाकाय आकार। उसके बाद वकीलों का स्वर क्यों कहा गया है, तो देखो सीधी सी संविधान की बात बताएं कि केशवानंद भारती मामले में कभी कुछ आ जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देता है, कभी उसी चीज को कुछ बता देता है। ये जो लैंग्वेज है हम लोग खुद नहीं समझ में आती, इसलिए क्या बताया, वकीलों का स्वर्ग, यानी सीधी सी बात है, इतनी जटिल भाषा इसमें लिखी गई, संविधान में इतनी जटिल भाषा लिखी गई, और साथ ही साथ तो कहीं प्रोवर्ब्स यानी कहावतों का भी कार्य किया, मुहावरों का भी काम किया गया है। तो जो ये भाषाएं थी ये सिर्फ वकीलों का ही है, तो वकीलों का स्वर्ग, यानी वकीले समझ सकते, इसलिए क्या बताएगा, वकीलों का स्वर्ग। तो यानी जितनी सारी बातें हमने 1 से लेकर 12 तक बताई, वो क्या थी, संविधान सभा की आलोचना थी, यानी जो संविधान सभा बन के तैयार हुई उसकी आलोचना थी। अब हमें जानना है कि अपने संविधान की कुछ खास बातें, जो संविधान में कुछ ना कुछ तो खास बातें थी, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमने आलोचनाएं पढ़ी, अब खास बातें देख लेते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने संविधान की आलोचनाएं पढ़ी, लेकिन अब हम संविधान क्या पढ़ेंगे बच्चा, अब हम संविधान पढ़ेंगे विशेषताएं, जानेंगे अपने इस संविधान में, भारत की इस महाकाय विशाल संविधान की विशेषताएं के बारे में। जो इतना बड़ा विस्तार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को लिखा, बनाने में इतना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का लग गया। इस संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और हर भारतीय को अपने संविधान के बारे में जानना जरूर चाहिए। मुझे तो लगता है ये जो तीसरा लेक्चर है ये सभी इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट होने वाला है, तो सबको देखना चाहिए, और अपने माँ बाप भाई बहन सबके साथ शेयर करो, फूफा बुआ दादी सबके, मौसी के साथ, सबके साथ, सबके साथ शेयर करो, बिंदास शेयर करो, गर्लफ्रेंड के साथ जरूर करना, ताकि वो भी अधिकार जाने। ठीक है, तुमसे रोज सुबह शाम लड़े। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, देखो बच्चा, संविधान की विशेषता के बारे में जानते हैं। तो बच्चा, संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या, सबसे लंबा लिखित संविधान, यानी भारत को जो संविधान है बच्चा, विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान लिखित है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो इन सारे देशों को देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान है, इतना बड़ा संविधान है। और ये सबसे बड़ी खासियत है, अपने आप में एक बहुत बड़ी खासियत है कि इतना बड़ा संविधान को लिखने के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मैंने बताया था प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने लिखा था, ठीक, नंदलाल बोस के साथ। ठीक है, ऐसे कई सारे लोगों ने मिलकर किया था। कैलीग्राफी, इटैलिक कैलीग्राफी थी, स्कर्वी भाषा में, स्कर्वी सॉरी करी, करवी भाषा में थी ना, ऐसे थोड़ा इटैलिक भाषा, ऐसे भागते जाओ,
कर्मिक भाषा थी, समझ जाओ, ठीक है। चलो, तो यानी सबसे लंबा लिखित संविधान, ये विशेषता समझ में आई। दूसरे देशों की तुलना में, जैसे हमने अमेरिका के संविधान के बारे में, लिखित तो है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ब्रिटेन का है लिखित है लेकिन इतना बड़ा नहीं, तो इन सब चीजों के बारे में बात की ना, फिर भी भारत का यानी सबसे लंबा लिखित संविधान, इतनी बड़ी बात था, विभिन्न स्रोतों से नहीं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जो हमारी आलोचनाएं होती है वही हमारी सबसे बड़ी खूबियां होती है, ठीक है। तो आलोचनाएं हम उतनी चीजों की करेंगे ना जिसके इंसान खूबी होगी। सीधी सी भाषा में एक बात समझो, तुमको लाइव एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जब तुम सोचो तुम्हारी आलोचनाएं हो रही किसी चीज को लेकर, मान लो कि तुमसे कोई आलोचना कर रहा है कि तुम सिविल की तैयारी क्यों कर रहे हो, ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे, तो वही जानो कि वही सबसे बड़ी तुम्हारे अंदर खूबी है, तुम इसी कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारी आलोचनाएं किसी कार्य को होने लगे, किसी कार्य को लेकर तुम्हारी आलोचनाएं हो रही है, किसी कार्य को तुम कर रहे हो उसके लेकर आलोचनाएं हो रही, समझ लो तुम सही मार्ग पे जा रहे हो। अगर तुम्हारी आलोचनाएं नहीं हो रही तो एक बार अपने यहाँ पे विचार करना, क्या मैं सही मार्ग पे जा रहा हूँ? क्योंकि बच्चा, इस धरती पे, इस स्वर्ग जो भूमि है, इस भूमि में अगर तुम्हारी आलोचना नहीं हो रही यानी तुम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, अगर आलोचना हो रही तो तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा इतने ऐसी लोग हैं कि तुम्हारी आलोचना करे बिना रह नहीं जाएंगे। तो विभिन्न स्रोतों में निहित, यानी विभिन्न स्रोतों से निहित, यानी विभिन्न स्रोतों से निहित का मतलब बच्चा समझ में आया। विभिन्न स्रोतों से निहित का मतलब यानी इसमें बच्चा कई सारे देशों के संविधान को सम्मिलित किया गया है जो देश के नागरिकों के लिए आसानी से फायदेमंद हो, ठीक है। यानी कई सारे ऐसे संविधान में बच्चा नागरिक थे जिनको लिए बेनिफिट हो, ठीक है। यानी विभिन्न स्रोतों से निहित मतलब कई सारे देशों का संविधान को सम्मिलित किया गया, ठीक है। दूसरी बात समझ में। तीसरी बात क्या, नम्रता एवं अनम्रता का समन्वय। देखो, नम्रता का समन्वय, अनम्रता का समन्वय यह है, सीधी सी बात है, हमारा संविधान है, इसमें कई सारे ऐसे संविधान के पद हैं, कई सारे ऐसे आर्टिकल है, कई सारे अनुच्छेद है, कई सारे ऐसे भाग हैं जहां पर एक आम नागरिक को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर कई ऐसे संविधान में पद है जहां पर एक आपराधिक प्रतिक्रिया में उसमें क्या कठोर सजा का प्रावधान भी है, ठीक है। तो ये संविधान की खासियत है, ये भारत के संविधान की खासियत है, चाहे वो संघ को लेकर हो चाहे केंद्र की बात है। जहां पर एक सशक्त केंद्र की बात है वहीं पर एक राज्य की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अनम्रता और नम्रता का भी यहाँ पे आपस में बहुत अच्छा समन्वय बनाएगा, ठीक है। ये एक बात होगी। और उसकी बात चौथी बात क्या, सरकार का संसदीय रूप, यानी जो हमारी सरकार है, जो केंद्र सरकार, उसका संसदीय रूप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका संसदीय रूप, वो विधायिका को लेकर भी कार्य करता है और कार्यपालिका को लेकर भी आपस में समन्वय बना रखे। यानी विधायिका को लेकर भी कानून बनाने के लिए भी उसने क्या आपस में समन्वय बना रखा, और कार्यपालिका यानी जो कार्य किस तरह से करने हैं उनके लिए भी समन्वय बना रखा है। यानी बहुत बढ़िया इसका समन्वय चल रहा, विधायिका और कार्यपालिका का आपस में समन्वय चला। यानी सीधी सी बात है, सरकार का जो संसदीय रूप है विधायिका है और कार्यपालिका है, और जैसा कि बताया गया आर्टिकल 53 में कि जो राष्ट्रपति होगा भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। वैसे ही इन दोनों के बीच में, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में बहुत अच्छा समन्वय बना के रखा गया। यही एक सबसे बड़ी बात संविधान की विशेषता, यानी चौथी बात विशेषता में। उसके बाद एकात्मकता को झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। अब एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, तो नो डाउट अपने आप फेडरल सिस्टम है, नो डाउट मतलब संघीय व्यवस्था है। अभी सबके बारे में एकात्मक जैसा हम अर्थ समझे, चाहे एकल नागरिकता हो, चाहे केंद्र का सशक्त होना। देखो, राज्य की कंपेयर में केंद्र थोड़ा सशक्त है कि नहीं, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, एकात्मकता की ओर, एकात्मकता की ओर जा रहा है, इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा। संघीय का मतलब फेडरल, जहां पे फेडरल का, संघीय का मतलब बच्चा ऐसा समझो फेडरल का मतलब केंद्र, उसके बाद क्या राज्य, उसके बाद क्या ग्राम सभा। तो ये बताओ, ग्राम सभा यानी कि तुम्हारे यहाँ ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा, सबसे ऊपर केंद्र, उसके बाद राज्य, ग्राम सभा, यानी फेडरल, यानी कि इन सब में आपस में समन्वय बना के रखा गया कि नहीं। तो सीधी सी बात है, एकात्मकता के झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, एक, ठीक है, एकल नागरिकता है कि नहीं भाई, तुम एक नागरिक, भारत के नागरिक हो, उत्तर प्रदेश के तो नागरिक नहीं हो, ना असम के नागरिक, अलग अलग ऐसा तो है नहीं। भारत में एकल नागरिकता है, एकल न्यायीकरण है, यानी एक संविधान है, एक ही संविधान है कि नहीं, एक ही संविधान के अनुसार सबको दिया जाएगा। ये तो नहीं मुस्लिमों के लिए अलग कानून बनाया जा रहा है, हिंदुओं के लिए अलग सजा का प्रावधान है, या क्रिश्चियन के लिए अलग है, या सिखों के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया। यानी सिखों के लिए जो कानून वही क्रिश्चियन के लिए कानून, जो सिखों के लिए कानून वही हिंदुओं के लिए, जो क्रिश्चियनों के लिए है कानून वही हिंदुओं के लिए बच्चा। तो इसी तरह सबके लिए ना, और जो क्रिश्चियन के लिए है वही किसके लिए बच्चे, मुस्लिमों के लिए। इन सबके बारे में ठीक समझ में आ रहा है, तो ऐसा किसी को अलग तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि बच्चा एक
एकात्मकता के झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था की बात समझ में आया। उसके बाद क्या, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, देखो इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे, जहां पर हमारे यहाँ संविधान में क्या, किसको, न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वो न्यायिक समीक्षा के अधीन किसी भी कानून को असंवैधानिक करार दे सकता है। यानी हमारे संविधान में सीधी सी बात बताई गई कि एक आर्टिकल होगा, उस आर्टिकल के तहत जो न्यायपालिका होगी, वो न्यायपालिका कहेगी किसी भी कानून को असंवैधानिक कब कर सकती, जब न्यायिक समीक्षा के अधीन किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती, कौन, न्यायपालिका। लेकिन साथ ही साथ केंद्र को भी ये शक्ति, यानी संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी कानून में संशोधन कर सकता है। यानी किसी भी, तो दोनों में आपस में समन्वय होगा नहीं। एक जगह कहाँ भारी पड़ रहा है, कौन, न्यायपालिका भारी पड़ी, दूसरी जगह पे कौन भारी पड़ रहा है, दूसरी जगह पे कौन भारी पड़ रहा है, संसद पड़ रही है। तो दोनों में आपस में समन्वय बना कर, यानी दोनों को इक्वालिटी दी गई कि नहीं, ये भी खासियत है। तो बच्चा समझने वाली बात है, सीधी सी बात है, जहां पर न्यायिक समीक्षा के दौरान किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, कौन कर सकता है, न्यायपालिका कर सकता है। उसी के अंतर्गत संसद भी किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, कर नहीं सकती, बताओ, हाँ कर सकती है ना। तो इन दोनों में आपस में समन्वय बना कर रखा गया कि नहीं रखा गया। उसके साथ साथ एकीकृत एवं न्यायपालिका एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वही आगे देखो, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। अपने यहाँ देखो स्वतंत्र क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट है, ऐसे समझो। सब हम आर्टिकल में पढ़ाए थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम सेशन कोर्ट कहते हैं। ठीक है। अरे तो ये लो, सेशन कोर्ट कह लो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लो, ये लो, देखो ये देखो अपने यहाँ। लेकिन क्या है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसका सर्वोच्च बप्पा कौन बैठा, पापा। ये देखो यहाँ बैठे ना पापा, तो ये देखो बैठे ना, मम्मी ये बैठी है, और बच्चा तुम, फूफा बुआ, तुम्हारे दादा ये देखो बैठे ना। तो यानी सबसे ऊपर तो तुम्हारे बप्पा बैठे है ना, सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना। तो यानी जो भारत के एकीकृत एवं स्वतंत्रता न्यायपालिका है, भारत में जो एकीकृत एवं स्वतंत्रता न्यायपालिका है, उसका प्रमुख कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बच्चा उसके साथ साथ इसके अंग है। तो यहाँ पर एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका की नहीं, यानी चाहे अगर आपको कोई केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको जजमेंट सही पसंद नहीं आ रहा, आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो उसके बाद आप अपने पापा के पास जाएंगे, यानी मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा के पास जाते हो ना, वैसे यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे। तो आपके पास एकीकृत है ना, कि यानी न्याय के लिए एक ही तरफ जा रहे हो ना। ये तो नहीं कि आज तुम मुख्यमंत्री पास जा रहे हो, कल प्रधानमंत्री पास जा रहे हो, फिर परसों तुम किसी कोर्ट में चले जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, यानी ये भी बहुत बड़ी खासियत है संविधान की विशेषताओं में। ठीक है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की बात बताएगी। वहीं पर मौलिक अधिकार, यानी हमारा जो संविधान है बच्चा, 12 से 35 का जो आर्टिकल है, 12 से लेकर 35 के, यानी 12 से 35 भाग 3, कौन सा बच्चा, भाग 3 में बच्चा क्या बताया गया, बच्चा भाग 3 में क्या बताया गया, भाग 3 में यही बताया गया कि भारत के जो व्यक्ति होंगे उनको क्या बच्चा, फंडामेंटल राइट होंगे 12 से 35 में। ठीक है, चाहे बोलने की आजादी हो, चाहे तुम सभा बना लो, चाहे जो भी कर लो, सब कुछ आजादी है ना तुम्हारे लिए, वही चीज बताइए, यानी मौलिक अधिकार। उसके साथ साथ भारत के राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किसमें बच्चा, भाग 4 में। भारत के संविधान में भाग 4 में क्या बताया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसका मतलब यही, जो राज्य होगा वह क्या होगा, राज्य एक नागरिक के लिए कैसा होगा, समन्वयकारी, यानी राज्य एक ऐसा कार्य करेगा, डीपीएसपी एक ऐसा कार्य करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब सीधी सी बात है, राज्य अपने नागरिकों के लिए समन्वयकारी राज्य की स्थापना करना, यानी समन्वयकारी मतलब राज्य की सारी सुविधाओं को देना, राज्य की जिम्मेदारी। यानी एक भारत का नागरिक है जो किसी भी राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी रह रहा हो, तो राज्य सरकार का यह कार्य है कि वह अपने नागरिकों को समन्वयकारी है, आज्ञाकारी, एक अच्छा जीवन जीने का क्या, समस्याओं से समाधान के लिए, एक अच्छा जीवन जीने की सुविधाओं को उपलब्ध कराई। ये किसकी जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी। बच्चा किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की। किसकी जिम्मेदारी बच्चा, राज्य की है ना, राज्य की है ना। उसके बाद बच्चा क्या, मौलिक कर्तव्य। और संविधान ने कौन से बच्चा, मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ जोड़े हैं 42वें संविधान संशोधन, यानी फंडामेंटल राइट, जो 51A में है बच्चा, किसमें, 51A में है। तो बच्चा ये किससे जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्य बच्चा जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 51 में जो 1976 में होता है, यानी भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यानी हमसे राज्य जो है या देश है, जो हमसे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे झंडा का सम्मान करना, देश की धरोहर का सम्मान करना, देश की धरोहर को साफ सुथरा रखना, कुछ ऐसे कई 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे पहले 10 थे। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत फिर
जोड़ा गया था एक, तो 11 हो गए थे, ठीक है ना। तो यानी देश जो संविधान है वो हमसे क्या करता है, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य उनको पालन करने के लिए भी कहता है, ठीक है, वो भी विशेषता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी हमारे यहाँ जो 42वां संविधान संशोधन, इसी संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, शब्द के नहीं जोड़ा गया था, यानी हमारे यहाँ एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। सीधी सी बात है, हम किसी राज्य को, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। राज्य जो होगी, राज्य सरकार होगी, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सीधी सी बात है। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात बताई गई, यानी संविधान में क्या बताया गया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, ठीक है, ये भी खासियत है। उसके बाद बताया गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये बताओ, चाहे महिला हो चाहे लड़का हो, 18 वर्ष के बाद वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहाँ पे किसी चीज का भेदभाव किया गया, महिला के साथ किया गया, नहीं किया गया, पुरुष के साथ किया गया, नहीं किया गया, सभी को इक्वल राइट दिए गए। तो ये बताओ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समझ में आया कि नहीं है। तो ये संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, इतनी समझ में आई कि नहीं है। चाहे सबसे लंबा लिखित संविधान हो वो, चाहे विभिन्न स्रोतों से निहित हो, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय समझ में आए। नम्यता मतलब चाहे बहुत नम भी है और कठोर भी है, चाहे जब आप अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए नम है, और अगर आप किसी कठोर कार्य करके आ रहे हैं, मतलब ऐसी कोई भी कार्य करके आ रहे हैं जो संविधान के अंतर्गत गलत है, तो उसको हम क्या, उसको में कठोर सजा की भी प्रावधान है, ठीक है। सरकार के संसदीय रूप है, चाहे विधायिका और कार्यपालिका में आपस में समन्वय, एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सब कुछ समझाया क्या है। संसदीय संप्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता में सम्मान, ये भी समझाया क्या है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी समझाया। मौलिक अधिकार भी बताया, राज्य के निर्देशक तत्व भी बताए, मौलिक कर्तव्य बताया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बताया, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सबके लिए इक्वल राइट, ठीक है। सबके लिए बच्चा क्या वयस्क मत, मतलब सबको एक बराबर वोट देगा 18 वर्ष के बाद, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो इतनी बातें समझ में। 2-3 बातें और हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद खत्म होगा आज, ठीक है। तो चलिए 2-3 बातें और देखते हैं। 2-3 और बातें हैं जिनके बारे में जानते हैं, महत्वपूर्ण बातें, संविधान की विशेषताएं, उनके बारे में जानते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट होगा, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलो देखो, एकल नागरिकता, अभी हमने चर्चा की एकल नागरिकता की संविधान की विशेषताओं। तो एकल नागरिकता, ये बताओ तुम भारत के एकल नागरिकता हो कि नहीं हो। तो ये भी बात एक हम पॉइंट लिख दिए कि एकल, हालांकि हमने इस पे चर्चा कर ली, लेकिन आप पॉइंट लिख लो और अच्छी बात है, तो ठीक है। यानी एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता, तुम ये तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश के हो, या तुम किसी गांव के हो, या किसी डिस्ट्रिक्ट के हो, अलग नागरिकता है। ये तुम एक बात बताओ, तुम्हारा एक आधार कार्ड है ना, उत्तर पूरे भारत में कहीं चले जाओगे एक ही है ना, तो बस सीधी सी बात, तुम यानी एकल नागरिकता। तुम अपना आधार कार्ड याद रखो, अपने आधार कार्ड की वो काली वाली फोटो याद रखोगे, यानी तुम्हारा एक ही आदमी हो काला, और दोबारा तुमने कभी वैसी फोटो नहीं खिंचवाई, ठीक है। तो एक फोटो काली और एक तुम एकल नागरिकता, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र निकाय, यानी भारत में जो स्वतंत्र निकाय भी स्थापित की गई, स्वतंत्र निकाय जैसे अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे कि भारत में चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे कई सारी ऐसी बॉडी है बच्चा भारत में जो स्वतंत्र निकाय स्थापित की गई, ठीक है। कैसी स्वतंत्र, ठीक है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, ठीक है, यानी स्वतंत्र है कि नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग हो, ये सब स्वतंत्र बॉडी है कि नहीं, यानी स्वतंत्र निकाय है कि नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ भारत में आपातकालीन प्रावधान भी किया गया। आपातकालीन बच्चा प्रावधान कैसे, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हैं कि नहीं है, देखो 3 प्रकार कौन कौन। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत, 352 के तहत। और बच्चा एक है आपका राज्य में आपातकाल, ठीक है, राज्य में आपातकाल, आपातकाल ये किसके तहत, 356 के तहत। कब है बच्चा, 356 के तहत। और एक है बच्चा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये क्या बताते हैं, ये भी संविधान की खासियत बताते हैं कि नहीं। आपातकाल ये भी संविधान की खासियत बताते हैं कि जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। तो बताओ ये भी संविधान, यानी भारत में कोई अगर ऐसी समस्या है तो राष्ट्रीय आपातकाल की भी बात बताई गई इसी संविधान में, ठीक है। साथ ही साथ क्या बताया गया, राज्य में आपातकाल, यानी राज्य में कोई समस्या आती है तो सिर्फ एक राज्य में समस्या आ रही तो एक राज्य में आपातकाल लगा दिया जाएगा 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल यानी पूरे देश में जब पैसा कमी हो जाएगी या ऐसा लगेगा कि पैसा है ही नहीं, तो उसमें वित्तीय आपातकाल लग जाएगा 360 के तहत। ये बात हुई कि नहीं हुई। और उसके बाद त्रिस्तरीय सरकार का मतलब सीधी सी बात है, एक केंद्र होगा, उसके बाद क्या होगा, राज्य होगा, राज्य होगा, उसके बाद क्या होगा, जिला परिषद होगा या ग्राम सभा, ठीक है, जिला परिषद या ग्राम सभा, जिला परिषद या ग्राम सभा। समझ में आया, समझ में आया। यानी कि बच्चा त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था, जिसको हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा और पढ़ाया भी है बच्चा, अगर ऐसा तो है नहीं। तो हमने कुछ ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी सर्च किया करोगे यूट्यूब पे तो सबसे पहले डाला करो बाय अखिलेश सर, अगर मिल गए तो समझ लो हमसे बढ़िया तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिल ही जाएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं जो बाय अखिलेश सर, खाली लिखो कुछ भी सर्च करो, बाय अखिलेश सर डाल दो, मिल जाएंगे हम।
हम जब तक ना मिले तब तक तुम ढूंढते रहो, ठीक है। जिला परिषद ग्राम सभा, ठीक है। और उसके बाद सहकारी समिति, यानी हमारे संविधान में 97 अमेंडमेंट यानी 97 संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा, 97 अमेंडमेंट द्वारा बच्चा को हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा इस संविधान संशोधन द्वारा बच्चा क्या हुआ था, इस संविधान संशोधन द्वारा बच्चा यही हुआ था, जो सहकारी समितियां थे इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया। क्या दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक, यानी जो सहकारी समितियां थी इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया। किस संविधान संशोधन, 97 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो बच्चा ये जितनी भी सारी बातें, जैसे एकल नागरिकता है, स्वतंत्र निकाय है, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार है, ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार, बच्चा सहकारी समितियां, बच्चा क्या है, सहकारी समितियां, तो जितनी भी सारी बातें थी क्या थी, संविधान की कहीं ना कहीं विशेषता बतला रही है कि नहीं बतला रही। तो पहले हमने क्या बात की, संविधान की आलोचना के बारे में बात की, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ मुद्दा क्या था, विशेषताओं में आ गया। तो हमने देखो, सीधी सी बात है, जो व्यक्ति की कमियां होंगी वही उनकी अच्छाइयां होंगी। ये तुम बांध के लिख लो, आम जीवन में भी उतार लो, अपने जीवन में उतार लो, और एक मनुष्य के जीवन में यही सारी बातें, चाहे किसी भी चीज में हो, इससे बाहर नहीं। तो बच्चा पढ़ने लिखने के बाद सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, तुम एक आदमी नहीं बचोगे, एक मनुष्य नहीं बचोगे, तुम एक मानव बन जाओगे। और आदमी, मनुष्य, मानव में बहुत बड़ा अंतर यही है कि बस सीधी सी बात है कि मानव वही कहलाता है जो अपने अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, जो गलत है गलत को गलत का है, और सीधी से सही को सही का है, वही मनुष्य, वही मानव कहलाता है। वरना बाकी बहुत सारे लोग हैं, क्या करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते मुस्कुराते। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।